क्या कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी भी एम्प्लॉय को जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है? टर्मिनेशन का करेक्ट प्रोसीजर क्या है? टर्मिनेट करते समय एम्प्लॉय को कितना कॉम्पनसेशन देना होता है? टर्मिनेशन और ले ऑफ में क्या फ़र्क है? और टर्मिनेशन के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या कहता है? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं टर्मिनेशन और ले ऑफ से जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशंस, उसके कंपनसेशंस और जानने वाले हैं थोड़े से बेसिक्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, स्पेसिफिकली ले ऑफ और टर्मिनेशन के रूल्स। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन। आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, भारत का सबसे बड़ा चैनल एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर से जुड़ा हुआ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द जो इस एपिसोड में बार बार यूज आएगा वो है वर्कमैन। तो जहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात आती है तो वहां पर शब्द एम्प्लॉय नहीं यूज होता है, वहां पर शब्द यूज होता है वर्कमैन। तो वर्कमैन की डेफिनेशन देखते हैं। वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवार्ड, वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो इसका मतलब है वर्कमैन वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे कोई इंडस्ट्री हायर करती है, चाहे मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, किसी भी तरह का जॉब करने के लिए। और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की, वो चाहे बताई हुई हो यानी रिटर्न में हो या फिर सिर्फ बोल के वर्बली बताई गई हो, एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड हो, उन सभी को वर्कमैन की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 इसमें एक्सेप्शन है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके जो भी हमारे जवान हैं वो इस वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नंबर 2 जो भी पुलिस या प्रिजन से जुड़े हुए स्टाफ है वो भी नहीं आएंगे। नंबर 3 और 4 प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 ये कहता है कि दोज हु आर एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजीरियल कैटेगरी, वो भी इस वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और लास्ट इसमें जो एक्सेप्शन है वो कहता है कि एनीवन हु इज एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड ड्रॉज वेजेस अबाउट 10,000 रुपीज़। तो ऐसा कोई सुपरवाइजर जो कंपनी ने हायर किया है और उसकी सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है, तो उसे भी वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसमें बोलेंगे अरे ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल हो गया, मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास 10 प्रोग्रामर है और मैं सभी को मैनेजर बोल देता हूँ, तो क्या वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे? नहीं। तो इस चीज़ पर बहुत सारे डिसीजन हो चुके हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि जब वर्कमैन की बात आती है तो उसके डेजिग्नेशन पर तय नहीं किया जाता, ये तय किया जाता है कि एक्चुअली उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। और अगर देखा जाता है कि हाँ उसकी एक्चुअली मैनेजरियल ड्यूटी है, वो अपने नीचे 8-10 लोगों को मैनेज कर रहा है, इस तरह की उसकी जॉब प्रोफाइल है, तभी उसे मैनेजर बोला जाता है। सिर्फ नाम या डेजिग्नेशन में मैनेजर लिख देने से कोई व्यक्ति मैनेजर या सुपरवाइजर नहीं बन जाएगा। तो ये हुई वर्कमैन की डेफिनेशन, इसको अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जहां पे भी शायद शब्द एम्प्लॉय भी मैं क्यों ना बोल दूं, आपको वर्कमैन ही उससे समझना है। और जो लोग वर्कमैन नहीं है उनके क्या नियम है, उनके लिए क्या रूल्स है, वो भी हम इस वीडियो के एंड में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो शब्दों की, ले ऑफ और टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन को अगर हम लीगल भाषा में बोलें, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है रिट्रेंचमेंट, उसकी भी हम इस वीडियो में कुछ देर में बात करेंगे। दूसरी एक शब्द आती है, वो आती है ले ऑफ। तो ज़्यादातर लोग ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट यानी ले ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मिक्स एंड मैच कर देते हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ले ऑफ की, और ले ऑफ की लीगल डेफिनेशन क्या और इसके जुड़े हुए नियम क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से। तो ले ऑफ की लीगल डेफिनेशन ये कहती है कि फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू एन वर्कमैन हुज नेम इज इन द मस्टर रोल। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एम्प्लॉई, ऐसा कोई वर्कमैन जो इसका नाम कंपनी के रजिस्टर में हो, मस्टर रोल में हो, उसे कंपनी बोले कि अभी हम आपको कोई जॉब नहीं दे पा रहे, कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास अभी एबिलिटी नहीं है आपको काम देने की, तो उसे ले ऑफ बोला जाता है। लेकिन ये टर्मिनेशन नहीं है। उस एम्प्लॉय को ये नहीं बोला है कि हमें आपको फायर कर दिया है, उसने बोला है कि अभी हम आपको फिलहाल काम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, पावर प्लांट में अभी कोल की सप्लाई नहीं हो रही, तो कोल नहीं आ रहा तो पावर प्लांट कैसे चलेगा? या कोई मशीन वाली इंडस्ट्री है जो कप्स बनाती है मान लीजिए, और वहाँ पर बिजली नहीं आ रही, तो बिजली के कारण काम रुका हुआ है। या फिर मान लीजिए उसी कप वाली इंडस्ट्री में आगे से पेपर नहीं आ पा रहा, तो पेपर की यानी रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा, तो इसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। चाहे नेचुरल कैलामिटी हो गई उस दौरान, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन हो गई, इसको नेचुरल कैलामिटी आप मान सकते हैं। तो इस दौरान भी अगर कंपनी नहीं चल पा रही है किसी भी रीज़न से, तो उस समय एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भाई अभी हम आपको नया काम नहीं दे पा रहे हैं इन सारे रीजंस के कारण, इसलिए हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ले ऑफ करने के भी बहुत सारे नियम और कायदे हैं, हम उनको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि हमारे देश की बहुत ही फेमस कंपनी एटलस साइकिल्स ने भी अपने कर्मचारियों को ले ऑफ किया था। तो ले ऑफ करने के क्या नियम और कायदे हैं? सबसे पहले जो ले ऑफ है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। इसमें दो शब्द आते हैं, बोनाफाइड एंड मालाफाइड।
शायद इनका मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, बट ये लीगल शब्द हैं और बहुत जगह यूज़ आएंगे। बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, और मालाफाइड मतलब इन बैड इंटेंशंस बैड फेथ। तो सबसे पहले जो ये हमारा ले ऑफ होना चाहिए, नंबर 1 इसमें जो नियम है वो होना चाहिए, इट शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी बोनाफाइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी को लगा कि यार चलो अब हम अपना काम इतने % एम्प्लॉय से ही कर पा रहे हैं, बाकी को एक बार फिलहाल ले ऑफ करके रख देते हैं। इस तरह से नहीं होता है, इसके रीजन वेल जस्टिफाइड होने चाहिए। नंबर 2, उनका सभी का मस्टर रोल मेंटेन किया जाना चाहिए। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्म करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को क्लाउड में नहीं रखना है, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना है कि भाई कब से वापस आपकी ये जो कंपनी वापस कब से खुलेगी। अगर कंपनी को टाइम लग रहा है खुलने में, तो अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बॉम्बे आके काम कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो गांव है वो बॉम्बे से 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, तो उस दौरान एम्प्लॉय को अपने घर जाना है या नहीं जाना है, ये भी कंपनी को इन्फॉर्म करना है। और उसके अलावा कंपनी बोलती है कि नहीं भाई हमारा टेम्प्रेरी 1-2 दिन के लिए ले ऑफ है, आप घर मत जाइए, तो कंपनी उनको ये भी बोल सकती है कि आप दिन में एक बार आकर यहाँ पर हमारी प्रेजेंट लगाइए। तो एम्प्लॉयर को ये टाइम बताना होगा कि किस टाइम पर एम्प्लॉय को आके अपनी प्रेजेंट लगानी होगी कंपनी में, ताकि उनको ले ऑफ का जो भी कंपनसेशन है वो मिल सके। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ले ऑफ बहुत लंबा चल गया, मान लीजिए 4 हफ्ते 5 हफ्ते चला गया, और उस दौरान एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप अपने घर चले जाइए, तो एम्प्लॉय को वापस आने के लिए 3 हफ्ता का समय तक भी देना हो सकता है, अगर लंबा आपका ये ले ऑफ चल रहा होता है। फिर इसमें कंपनसेशन की बात कर लेते हैं। तो ले ऑफ के दौरान जो भी एम्प्लॉय की बेसिक प्लस डीए वेजेस है, ध्यान दीजिए, ले ऑफ के दौरान जो भी एम्प्लॉय की बेसिक प्लस डीए वेजेस है उसका 50% देना होता है। लेकिन ये कितना देना होता है, मान लीजिए ले ऑफ 100 दिन के लिए चल रहा है तो 100 दिन नहीं देना होता है, इसमें अप टू 45 डेज, अगर 45 डेज तक चला है ले ऑफ तो 45 डेज तक 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए देना होगा। उसके बाद ये कंपनसेशन देना कंपल्सरी नहीं है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और इसमें लास्ट नियम ये कहता है कि मान लीजिए ले ऑफ के बाद भी कंपनी की स्थिति नहीं सुधरी, या कंपनी अब हायर करने की स्थिति में नहीं है, या कंपनी का काम नहीं है, और फाइनली कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रही है, उनकी सर्विस रिट्रेंच कर रही है, तो उस केस में जो भी रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन बनता है उसे सेट ऑफ किया जा सकता है ले ऑफ के कंपनसेशन के अगेंस्ट। तो फॉर एग्जांपल ले ऑफ में 20,000 रुपये का कंपनसेशन दिया, जो ले ऑफ कंपनसेशन था 50% ऑफ बेसिक प्लस डी, वो 20,000 रुपये का बना, और अब उसके बाद कंपनी को उस एम्प्लॉय को हटाना पड़ रहा है, और इस समय 1 लाख रुपये का जो कंपनसेशन बन रहा है, तो 20,000 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अब कंपनी को 80,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, बचा हुआ जो 20,000 रुपये उसे सेट ऑफ किया जा सकता है इस रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के अगेंस्ट। तो आई होप ले ऑफ आपको क्लियर होगा, ले ऑफ को आप टर्मिनेशन से कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो अब बात करते हैं व्हाट इज रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट एक लीगल शब्द है, इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। रिट्रेंचमेंट मीन्स टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन, या ध्यान दीजिए वर्ड, फॉर एनी रीजन whatsoever other than punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include। तो यहाँ पर ये लिखा है कि टर्मिनेशन यानी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की सर्विस को खत्म कर देना, उसे टर्मिनेशन बोला जाएगा फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण के कारण, एक्सेप्ट कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, मान लीजिए सेक्सुअल हेरेसमेंट के कारण एक कमेटी बनाकर उस पर एक्शन लिया गया, उसके कारण सर्विस टर्मिनेट की गई किसी एम्प्लॉय की, तो उस रीज़न को आप रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। बाकी कोई भी रीजन के कारण सर्विस टर्मिनेट की जाती है तो उससे रिट्रेंचमेंट बोला जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर रिटायरमेंट एज के कारण एम्प्लॉय को हटाया गया है। उसके अलावा अगर नॉन रीन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी एम्प्लॉय को लिया गया था, कोई मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा है उसके लिए कोई एम्प्लॉय को लिया गया था, या कोई फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है उसके लिए किसी एम्प्लॉय को 18 मंथ्स के लिए हायर किया ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है या फिर पूरा ब्रिज बन जाता है, उसलिए इंजीनियर को अगर हटाना पड़ता है तो हटाना पड़ता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसा जॉब रोल है जो लगातार चल रहा है, मान लीजिए अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का रोल कंपनी में लगातार है, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय नहीं रख सकते कि 1 साल के लिए आपने रखा फिर उसी एम्प्लॉय का फिर रिन्यू कर रहे हैं या रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगर उस केस में उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है तो उसमें ये रिट्रेंचमेंट की कंडीशन लागू होगी। ये बहुत ही क्लियर है वेरियस हाई कोर्ट्स के डिसीजन में। और इसमें चौथा रीजन आ जाता है कि एम्प्लॉय की इल हेल्थ, लगातार इल हेल्थ के कारण सर्विस टर्मिनेट की गई है, तो उससे भी रिट्रेंचमेंट नहीं बोला जाएगा। तो ये रिट्रेंचमेंट कब किया जा सकता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कंपनी अगर भारी लॉस में है तो उस दौरान रिट्रेंचमेंट किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको एज पर एक्ट डेफिनेशन बताया, उसमें लिखा है फॉर एनी रीजन। तो रिट्रेंचमेंट किसी भी रीजन के कारण हो सकता है। कुछ कॉमन रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, या अभी फिलहाल इकोनॉमी हमारी सही नहीं है, या लॉस हो रहा है, या कोई बड़ा क्लाइंट हमसे छूट गया। इस तरह के कॉमन रीजंस कोर्ट में वैलिड माने जाते हैं।
अब रिट्रेंचमेंट के समय कुछ एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ और कुछ रूल्स होते हैं। ये ड्यूटीज़ और ये रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रिट्रेंचमेंट जो है यानी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे नल ऑन वॉइड कर दिया जाता है और एम्प्लॉय को वापस रीइंस्टेट करना पड़ता है। तो इन रूल्स को एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों को ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले तो रिट्रेंचमेंट के समय 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 मंथ का नोटिस दे रहे हैं और उस दौरान एम्प्लॉय को चाहते हैं कि एम्प्लॉय जॉब पर कंटिन्यू रहे तो उसकी सैलरी उस समय देनी होगी। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब छोड़ दीजिए, तो भी 1 महीने का उस महीने का कंपनसेशन, उस महीने की सैलरी एम्प्लॉय को देना जरूरी है। नंबर सेकंड, जो नोटिस आप दे रहे हैं 1 महीने का, उसमें क्लियर डेट ऑफ टर्मिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने फरवरी में नोटिस दिया फॉर मंथ ऑफ मार्च और उसमें आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि भाई 31 मार्च तक के लिए आपको हम ये नोटिस दे रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर 1 मंथ। उसके अलावा जब भी कोई एम्प्लॉय को आप रिट्रेंच करेंगे एज ए एम्प्लॉयर, तो उस एम्प्लॉय की जितने साल की सर्विस रही है, मान लीजिए 10 साल की सर्विस रही है, तो एवरी ईयर के हिसाब से 15 डेज की सैलरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो अगर 10 साल की सर्विस है तो 15 दिन के हिसाब से टोटल 150 दिन की सैलरी एज अ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देनी होगी। फिर कुछ रूल्स का भी पालन करना होता है। सबसे पहले रूल 25D ये कहता है कि सारे मस्टर रोल में एम्प्लॉय को आपको प्रॉपर मेंटेन करना और उसमें बताना है, उसमें प्रॉपर एग्जिट डेट मेंशन करनी कि इस डेट को उस एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया गया है। नंबर सेकंड, रूल 77 ये कहता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज को रिट्रेंच करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तो उन सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट सीनियोरिटी वाइज आपको एक नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। अगर ये भी रूल फॉलो नहीं किया गया है तो रिट्रेंचमेंट नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसके बाद रूल 25G ये कहता है कि ये लिस्ट आप लगाने के बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट का नियम आपको फॉलो करना है एज अ एम्प्लॉयर। यानी मान लीजिए आप एक बीपीओ में है जिसमें एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें जो लेटेस्ट 5 एम्प्लॉय आए हैं और 5 लोगों को आपको रिट्रेंच करना है, तो जो लेटेस्ट 5 एम्प्लॉय हैं उनको पहले रिट्रेंच करना होगा और उसके बाद सीनियर्स की तरफ बढ़ना होगा। हाँ, इसमें एक्सेप्शन ये है कि कोई पर्टिकुलर रीजन हो तो उस समय अगर आप बिना किसी रीजन के या कॉमन किसी थीम में कुछ एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर रहे हैं तो उसमें आपको सीनियोरिटी का ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर रीजन है, मान लीजिए आपका नया प्रोसेस आ रहा है उसके लिए और जिसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है और वो जूनियर्स के पास है और किसी एक पर्टिकुलर सीनियर के पास नहीं है, हाँ, तो इस रीजन के कारण आप किसी सीनियर को रिट्रेंच कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीनियोरिटी ऑर्डर हमेशा फॉलो करना होगा। और इसमें लास्ट नियम 25F ये कहता है कि रिट्रेंचमेंट करने के बाद भी अगर उस पर्टिकुलर वैकेंसी पे फिर से आपको लोगों को हायरिंग करने की जरूरत पड़ी, तो पहले जिन्हें रिट्रेंच कर दिया गया है उनसे पहले ये जानना होगा कि क्या वो फिर से हमारी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं इस पोजीशन पे, और अगर वो पोजीशन वो नहीं टेकअप कर रहे हैं तभी आप कोई नए एम्प्लॉय को ले सकते हो। पहली उस पर जो हक है, पहला राइट है, वो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज का ही रहेगा। तो ये जो भी ड्यूटीज और जो भी नियम है, अगर इनको फॉलो नहीं किया गया तो इसे कोर्ट में कंटेस्ट किया जा सकता है और कई सारे केसेस में एम्प्लॉयज को वापस रीइंस्टेट किया गया है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी है जिसमें 100 से ज्यादा भी लोग हैं। तो 100 से ज्यादा लोगों पर और कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल राजस्थान और मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा लोगों पर और भी नियम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और ये नियम सारी कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होते, इसमें 3 पर्टिकुलर कैटेगरी शामिल होती है। नंबर 1 फैक्ट्रीज, नंबर 2 माइंस और नंबर 3 प्लांटेशन, यानी जो चाय कॉफी के बागान वगैरह हैं। तो वहां पर इसके अलावा जो मैंने अभी आपको ऊपर ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के नियम बताए, इसके अलावा कुछ और नियम है। फॉर एग्जाम्पल इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करते समय गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल या स्टेट है, उनसे अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले गवर्नमेंट को नोटिस भेजा जाता है कि इन एम्प्लॉयज को ले ऑफ या रिट्रेंच करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो चीज किया जा सकता है। ऑल्सो इसमें जो नोटिस पीरियड होता है रिट्रेंचमेंट का, आपने ऊपर बताया था मैंने आपको 1 महीने का होता है, इस केस में 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अब बात कर लेते हैं उन सभी एम्प्लॉयज की जो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते, यानी मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, इन कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हैं। तो उनके लिए जो ओवरऑल बाइंडिंग फैक्टर होगा वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसे ही बाइंडिंग माना जाएगा। और उसमें जो भी नियम कायदे लिखे हुए हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिले हैं, उनके आधार पर ही आपको जो कंपनसेशन मिलना है वो तय किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो बिल्कुल ही एम्प्लॉयर के फेवर में और एम्प्लॉय के अगेंस्ट है पूरा की पूरा, तो वो कोर्ट में स्टैंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉन्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड के ऐसे अजीबोगरीब नियम वाले बॉन्ड्स बना दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही कोर्ट में स्टैंड नहीं करते हैं। उस वीडियो को आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा एक और चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि सिर्फ ये जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ही ये नहीं, और भी कई सारी चीजें और भी कई सारे बेनिफिट एज ए एम्प्लॉय आपको मिल सकते हैं टर्मिनेशन के समय, जो एम्प्लॉयर्स को एज ए एम्प्लॉयर देने भी होते हैं। तो उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले उसमें होता है ग्रेचुइटी। अगर 5 साल से ज्यादा की सर्विस है तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी साल के 15 दिन के
हिसाब से आपको ग्रेचुइटी मिलेगी जितने साल आपने सर्विस करी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आपने जो भी अर्न लीव एक्यूमुलेट की है उन सभी का लीव इनकैशमेंट भी एम्प्लॉय को देना होगा। और नंबर 3, बोनस। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय ने 30 दिन से ज्यादा काम किया है तो बोनस के लिए भी एलिजिबल है। जितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया उसके हिसाब से बोनस की कैलकुलेशन करके बोनस भी एम्प्लॉय को देना होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि रिट्रेंचमेंट और रेजिग्नेशन में फर्क क्या है। तो ज्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ये इंसिस्ट करती है कि हम आपको टर्मिनेट या फायर नहीं करना चाहते हैं, आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया जो रिट्रेंचमेंट के नियम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिसमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसे में कंपनीज प्रीफर ये करती है कि एम्प्लॉय अपनी विलिंगली रेजिग्नेशन दे दे, ताकि ये सारे नियम कायदों को उनको पालना नहीं करना पड़े। क्योंकि एम्प्लॉय अपनी विलिंगली रेजिग्नेशन दे के जा सकता है तो उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कंपनी को नहीं देना होता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, रेजिग्नेशन देते समय कंपनी ये बोल सकती है कि आप अगर रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो हम आपके अगेंस्ट लीगल ये करेंगे, हम आपका बेनिफिट रोक देंगे, फुल एंड फाइनल चीज़ें कर देंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं और आप फाइट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को एज ए एम्प्लॉय कंटेस्ट किया जा सकता है। ये गलत प्रैक्टिसेस कई सारी कंपनीज करती है जिनको आपको समझना चाहिए। तो अगर आप अवेयर रहेंगे तो इन चीज़ों को आप कंटेस्ट कर पाएंगे। और लास्ट चीज जाते जाते दोस्तों, मैं एक बिल्कुल जेन्युइन बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास इतने सारे मेल्स, इतने सारे मैसेजेस, कमेंट्स आए हैं कि हमारी कंपनी ने हमें फायर कर दिया। व्हाट्सएप कॉल पर आजकल लोगों को फायर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और एम्प्लॉयज़ बहुत डेस्परेट हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं इन कंडीशन में। मेरी आपसे ये सलाह है कि एज अ एम्प्लॉय अगर आप मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री में भी हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है एक सेकेंडरी स्किल आपको अपनी ज़रूर डेवलप करके रखनी है। एक सेकेंडरी स्किल ऐसी जिससे आप अपना नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें या पार्ट टाइम कुछ इनकम कर सकें, या फिर वो आपका एक बिजनेस या आपकी कंसल्टेंसी का जरिया बन पाए। तो एज अ लेबर लॉ एडवाइजर टीम हम भी इसमें अपना प्रयास भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको करियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में कंसल्टेंसी शुरू करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल लेबर वेलफेयर फंड गुजरात। इस तरह के कुछ कोर्सेज ला रहे हैं जिन पर आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, या एक्सेल से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, रिज्यूमे से जुड़े हुए कोर्सेज हैं जो आपको करियर में अपनी मदद करेंगे। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज हमने आपके लिए बनाए हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आगे दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट कर आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, ताकि इसी तरह के और अच्छे एपिसोड हमें आपके लिए बनाने में मदद मिले। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा लेबर लॉ एडवाइजर, जहां पर हम इन सभी वीडियोस के शॉर्ट नोट्स आपके रेडी परस्यूजल के लिए डालते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।